A very good morning to everyone. So, let's start our next chapter, which is MySQL functions. So, this chapter is our chapter number 7, and again, this is the same chapter as we have seen last year. So, there is nothing new in it, it's completely the same. So, let us see what all things are we going to cover in this particular chapter. So, one thing that we know that there are some functions that can be used in the queries to manipulate the data. ऑलराइट, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका क्वेरीज में यूज़ करके डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है. अब डेटा को मैनिपुलेट करने वाले जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ स्पेशल प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं जो कि हमेशा एक सिंगल लाइन का आउटपुट जनरेट करती है. ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी ये फंक्शंस होते हैं दे जनरली डू प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज़ ऑफ अ सिंगल लाइन, है ना. तो ये फंक्शंस सिंगल लाइन के आंसर्स प्रोड्यूस करते हैं. और इन फंक्शंस के ब्रैकेट में, जैसे कि फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है तो फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, तो फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है उसको बोला जाता है पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स. ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसको पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, तो ये इन्होंने बताया. अब यहाँ पर कौन कौन से फंक्शंस हम इस चैप्टर में देखेंगे, तो टेक्स्ट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं. चलो, सबसे पहले आते हैं टेक्स्ट फंक्शंस की तरफ. टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग फंक्शंस भी बोल सकते हैं. टेक्स्ट फंक्शन क्या होते होंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्ट्रिंग फंक्शंस और टेक्स्ट फंक्शन ऑफ एन माई एसक्यूएल कैन मैनिपुलेट टेक्स्ट स्ट्रिंग इन मैनी वेज. जो भी आपकी टेक्स्ट स्ट्रिंग है उस टेक्स्ट स्ट्रिंग को या जो भी टेक्स्ट है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए जो फंक्शंस यूज़ होते हैं उनको टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शंस कहा जाता है. इन टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो हमको यहाँ पर बताया हुआ है वो है कैरेक्टर फंक्शन. कैर फंक्शन क्या करता है, तो कैर फंक्शन जनरली कैरेक्टर रिटर्न करने का काम करता है. अब कैरेक्टर रिटर्न कैसे करता होगा, तो आपको यहाँ पर आस्की वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होती है और उन आस्की वैल्यूज़ के बेसिस पर वो आपको उसका कैरेक्टर क्या है, वो उसका किस करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को बिलोंग करता है, वो कैरेक्टर वो रिटर्न करता है. इसको डायरेक्टली हम फटाफट एक फंक्शन से ही देख लेते हैं. सिलेक्ट कैर फंक्शन और ब्रैकेट में क्या आर्ग्यूमेंट पास किया है, 70,65,67,69. तो 65 से हमने देखा था कि कैपिटल ए के आस्की वैल्यू स्टार्ट होती है, ऑर्डिनल वैल्यूज़ जो हमने देखा था. तो यहाँ पर आस्की वैल्यूज़ का रोल होगा. तो 65 कैपिटल ए का होता है, तो 67 पक्का है सी का होता होगा, और 69 ई का होता होगा. तो ए सी ई तो पता चल गया. और 70, जब 69 हमको पता चल गया कि ई का है, तो 70 किसका होगा, एफ का होगा. तो यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो आया है फेस. मतलब कि सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक करता है. यहाँ तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या आउटपुट हो सकता है. जैसे ही हम कोई आस्की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और कैर फंक्शन लगा देते हैं उस आस्की वैल्यू पर, तो ऑटोमेटिकली वो किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ पर वो बता देता है. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये कैर फंक्शन लगाते समय एक नया काम कर दिया. यहाँ पर देखो इन्होंने 69.3 पास किया है और 67.3 पास किया है. अब 69.3 और 67.3 अल्टीमेटली इनको राउंड करेंगे तो 67 और 69 होंगे. तो 65, 67, 69, तो ए सी ई. तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये आंसर प्रोड्यूस किया है. सेकेंड जो टेक्स्ट फंक्शन या स्ट्रिंग फंक्शन हमको बताया गया है वो है कॉनकैट. कॉनकैट का मतलब होता है जोड़ना. ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ना. ठीक, जैसे ए प्लस बी करोगे तो ए बी. तो कॉनकैट फंक्शन का काम होता है दो चीज़ों को जोड़ना, टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग, टू कंबाइन टू स्ट्रिंग. क्या करते हैं, कैसे पास करते हैं, तो कॉनकैट फंक्शन लगाते हैं और एक के बाजू में एक कॉमा से सेपरेट करते हुए दोनों स्ट्रिंग्स को लिख देते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखो एक टेबल बताया हुआ है हमको, और इस पर्टिकुलर टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, नेम, एज, सेक्स, मैट्रिक और एग्रीगेट. नाउ दे आर यूजिंग कॉनकैट फंक्शन ओवर हियर. और कैसे यूज़ किया है, सिलेक्ट कॉनकैट नेम कॉमा एग्रीगेट. अब नेम कॉमा एग्रीगेट मतलब नेम और एग्रीगेट को जोड़ दिया जाएगा. तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा अबू बकर 456. तो इस तरीके से ये देखो,
पर यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कुछ कंडीशन भी लगाई हुई है। एज नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नाम का टेबल होगा, वेयर एज इज इक्वल्स टू 14 और एज इज इक्वल्स टू 16। मतलब सिर्फ उनका डेटा प्रोड्यूस करना है, या जिनकी एज या तो 14 है या तो 16 है। ठीक है, तो ये 5 आउटपुट्स जनरेट करेगा। ठीक, तो आन्या पहला नाम होगा, आन्या 340, दूसरा होगा गुरविंदर 480। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आन्या, गुरविंदर और जो भी वैल्यूज़ थी उनको इसने कंबाइन कर कर यहाँ पर प्रोड्यूस करके बता दिया है। सिमिलरली इन्होंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कंसीडर टेबल EMPL गिवन बिफोर असाइनमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पर एक EMPL नाम का टेबल बताया हुआ था। इन्होंने बोला है डिस्प्ले द जॉब फॉर एम्प्लॉय 8900 इन द फॉर्मेट नेम इज़ अ जॉब। तो यहाँ पर जो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करनी होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं, तो ये इस चीज़ को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। और ई नेम कॉलम होगा टेबल का, जॉब कॉलम होगा टेबल का, इज़ अ एज इट इज़ प्रिंट हो गया। और यहाँ पर देखो क्या किया, तो सिलेक्ट कॉन्कैट, और कॉन्कैट फंक्शन किस पे लगाया, तो ये इत्ते को पहले कॉन्कैट किया है पूरा। ठीक है, तो पहले देखो, पहले कॉन्कैट किसको किया है, ई नेम इज़ अ और जॉब को। तो यहाँ पर ई नेम इज़ अ और जॉब को कॉन्कैट किया, तो यहाँ पर आ गया जतिन इज़ अ क्लर्क, और फ्रॉम EMPL वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू 8900, जिसका एम्प्लॉय नंबर 8900 है उसको यहाँ पर इन्होंने कॉन्कैट कर कर बताया हुआ है। तीसरा फंक्शन जो है वो है लोअर केस फंक्शन या लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करेगा, कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है सिलेक्ट लोअर फंक्शन, ब्रैकेट में लिखा है मिस्टर ओबामा, तो और एज लोअर नेम लिख दिया, मतलब ये क्या है, ये एलियाजिंग कर दिया। ठीक, ये एलियाजिंग कर दिया, तो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है लोअर नेम 1 और नीचे लिखा लोअर नेम 2, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है लोअर नेम 2। तो ये एलियाजिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है हमको। और ये एल केस फंक्शन है या लोअर केस फंक्शन है, तो आप देख सकते हो ये आउटपुट्स जो आए हैं ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है एल केस या लोअर केस फंक्शन। सिमिलरली इसका अपोजिट एक होता है यू केस और अपर केस फंक्शन, जो कि कैपिटल्स को प्रोड्यूस करता होगा। अगला जो दिया हुआ है वो है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, एक बड़ी सी स्ट्रिंग में से छोटी सी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ABCDE है मेरे पास, तो इसमें से मैंने अगर BC एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर ली, तो ये सब स्ट्रिंग है इस बड़ी सी स्ट्रिंग की। तो जब आपको ऐसा कुछ करना होता है, बड़ी सी स्ट्रिंग में से छोटी सी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करना हो, तो उसको आप सब स्ट्रिंग कहते हो। कैसे, तो सिलेक्ट सब str फंक्शन लगाया और स्ट्रिंग लिखी पहले तो ABCDEFG, ये अपन ने स्ट्रिंग ली, कॉमा लगा के लिखा 3,4। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि जो थर्ड कैरेक्टर है, जैसे ABC, C हमारा थर्ड कैरेक्टर है, तो C से चालू होते हुए 4, तो CDEF है ना, 1 2 3 4, C से चालू होते हुए 4, तो ये CDEF आउटपुट हमारा यहाँ पर जनरेट होकर आ गया है। ये जो SUBS लिखा है ये एक एलियाजिंग है, तो ये यहाँ पर एलियाजिंग प्रिंट होकर आ गई। अगला एग्जाम्पल, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ABCDEFG -5 से 4। अब -5 से 4 तो चलो देखते हैं, ये रहा -1 -2 -3 -4 -5। -5 मतलब C, पीछे से माइनस है ना तो पीछे से, तो -5 और -5 से 4, तो CDEF 1 2 3 4, तो CDEF ये आंसर आया, यहाँ पर सेम आंसर आया, बस वो माइनस से लिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने एक फंक्शन लगाया है जिसमें वही उनका जो टेबल होगा EMPL उस पर लगाया है, और इन्होंने बोला है कि सब स्ट्रिंग्स जनरेट करो। तो 1,3 लिया हुआ है, मतलब कि जॉब में जैसे कि ये क्लर्क होगा, ये एनालिस्ट होगा, तो यहाँ पर उसकी 3 डिजिट्स ली हुई है, CLE क्लर्क की, ANA एनालिस्ट की। तो ऐसा जनरेट करने के लिए क्या फंक्शन लगाया, सब स्ट्रिंग फंक्शन, और जॉब पे लगाया, जॉब में जो भी वैल्यू होगी 1,3, मतलब पहले से लेकर 3 वैल्यूज़ तक, तो 1 2 3। तो ये इस तरीके से इन्होंने सब स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पर लगाया हुआ है। यू केस मैंने बताया लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करता होगा, तो वो होता होगा यू केस। अगला यहाँ पर दिया हुआ है एल ट्रिम। एल ट्रिम फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट साइड से जो भी आपके अनवांटेड स्पेसेस होते हैं उन अनवांटेड स्पेसेस को हटाता है। दो स्ट्रिंग्स के बीच में, जैसे कि RDBMS यहाँ पर दिख रहा है, ये लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग RDBMS स्पेस MySQL, तो ये बीच वाले स्पेस को नहीं हटाएगा,
ये शुरू में जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है उसको हटाएगा, और लेफ्ट साइड की। तो यहाँ पे देख रहे हो ये ऐसा सिंगल कोट लगा हुआ है और उसके बाद इतना स्पेस छूटा हुआ है, मतलब यहाँ पर तीन एक स्पेस दिए हुए हैं। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से आपकी स्ट्रिंग को ट्रिम करेगा और ट्रिम करके आंसर प्रिंट करेगा। तो ये देखो एकदम कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है, ये तीन स्पेस देकर स्टार्ट होता तो यहाँ से स्टार्ट होता, बट ये अभी यहाँ से स्टार्ट ना होते हुए ये यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट हुआ है, मतलब वो स्पेसेस हट गए। एल ट्रिम के जैसा एक और फंक्शन होता है जो होता है आर ट्रिम। आर ट्रिम क्या करता है, तो राइट साइड से ये आपकी ट्रिमिंग करता है और राइट साइड से स्पेसेस को हटाता है ना। उसके बाद एक होता है ट्रिम फंक्शन। अब ट्रिम फंक्शन आप सिंपली यूज़ कर सकते हो, तो ट्रिम फंक्शन में हम लिख सकते हैं कि कहाँ से ट्रिम करना है। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ ट्रिम फंक्शन लगाते हैं, तो आप देखो इसमें बार1 एक स्ट्रिंग पास करी हुई है, सिलेक्ट ट्रिम फंक्शन ब्रैकेट में लिखा है बार1, तो ये दोनों तरफ से ट्रिम करेगी, ठीक है, लेफ़्ट और राइट दोनों से। ठीक, हम यहाँ पर बता सकते हैं ट्रिम फंक्शन लगाकर और भी कुछ किया जा सकता है। देखो जहाँ जैसे कि यहाँ पर बोथ लीडिंग या ट्रेलिंग, तो बोथ मतलब कि दोनों तरफ से, लीडिंग मतलब शुरू में, ट्रेलिंग मतलब एंड में। तो यहाँ पर देखो एक फंक्शन इन्होंने लगाया हुआ है, ट्रिम लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम बार1। तो इसने सिर्फ लीडिंग स्पेसेस हटा दिए, पीछे स्पेस रह गया। यहाँ पर देखो एक ये वाला फंक्शन देखो, ये कुछ अलग है, इसको समझते हैं। सिलेक्ट ट्रिम फंक्शन लीडिंग एक्स फ्रॉम एक्स 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 बार1 एक्स 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 एक्स। तो ये क्या करेगा, शुरू के एक्स हटा देगा, क्योंकि लीडिंग आपने लगाया है। जब आपने लीडिंग लगाया है तो लीडिंग एक्स हटेंगे, मतलब शुरू से देखो अब यहाँ से एक्स हट गए, यहाँ से नहीं हटे, है ना। तो इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बोथ, अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोथ लगाया, तो यहाँ से भी हट गए, यहाँ से भी हट गए, दोनों तरफ से हट गए। ट्रेलिंग लगाते तो सिर्फ पीछे से हटते, देखो आगे से नहीं हटे, सिर्फ पीछे से हटे। एक और फंक्शन है जिसको बोलते हैं INSTR। दिस फंक्शन सर्चेस फॉर गिवन सेकेंड स्ट्रिंग इनटू द गिवन फर्स्ट स्ट्रिंग। ये क्या करता है, ये इन स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के अंदर उस स्ट्रिंग को ढूंढता है और बताता है कि वो स्ट्रिंग कहाँ पर है। कैसे समझें इसको, तो चलो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। सिलेक्ट INSTR फंक्शन, और फंक्शन में क्या आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, पहले में तो पास किया हुआ है पूरी की पूरी स्ट्रिंग, ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में क्या ढूंढना है हमको, OR ढूंढना है। तो OR इसको सबसे पहले जहाँ मिल जाएगा ये वो बता देगा। तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे ही उसको OR मिल गया। जब सेकेंड पोजीशन पे ही उसको OR मिल गया तो आउटपुट आएगा आपका 2, है ना। देख रहे हो COR, तो ये सेकेंड पोजीशन से ही आउटपुट मिल गया ना OR। तो O कहाँ चालू हुआ, सेकेंड पोजीशन पे, तो यहाँ पर उसने सेकेंड पोजीशन लिख दिया। अब डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ LE इन द फील्ड ऑफ टेबल EMPL। अब आपको EMPL टेबल में LE की पोजीशन ढूंढना है, तो देखो सिलेक्ट जॉब, जॉब मतलब वो टेबल का नाम, कॉलम का नाम, और कॉमा INSTR जॉब कॉमा LE, मतलब आपको जॉब में ढूंढना है LE कहाँ पर है, और एज एली इन जॉब फ्रॉम, ये तो एलियाजिंग है, इसका कोई ज़्यादा रोल अब है नहीं, लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। तो यहाँ पर देखो क्लर्क CLE, सेकेंड सेल्स SALE, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर ठीक है, जहाँ पर नहीं आ रहा वहाँ पर 0 0 0 प्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ढूंढ सकते हैं। एक और फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन। ये क्या करता होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, लेंथ कैलकुलेट करता होगा। तो देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ कैंडिड, तो कैंडिड की लेंथ कितनी है, 7 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से लेंथ कैलकुलेट करने का काम करता है। यहाँ पर इन्होंने एक फंक्शन लगाकर बताया है उनके पुराने टेबल में, और यहाँ पर इन चीज़ों की लेंथ कैलकुलेट करके बताई हुई है। एक फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या करता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक फंक्शन लगाया, सिलेक्ट लेफ्ट USS/23/67/09, कॉमा 3। तो कॉमा 3 लगाया तो लेफ़्ट से तीन जो डिजिट्स होंगे वो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को मुझे काउंट कर कर बता देगा। सिमिलरली अगर मैं राइट लगाऊंगा तो आप देख सकते हो
राइट से जितने डिजिट्स मैं बोल दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ बोला 2 और यहाँ लगाया राइट फंक्शन, तो वो राइट से 2 डिजिट्स मुझे एक्सट्रैक्ट कर कर डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली देर इज़ वन मोर फंक्शन लेफ्ट राइट, वैसा ही एक होता है मिड। ये मिड क्या करता है, किसी भी एक पोजीशन से जो हम पोजीशन बता देंगे वहाँ से सब स्ट्रिंग जनरेट कर देगा। तो जैसे कि हमको स्ट्रिंग देनी होती है, पोजीशन बतानी होती है और लेंथ बतानी होती है कि कितनी लेंथ का बताना है। तो देखो जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है क्वाड्रेटिकली कॉमा 5, 6, तो क्वाड्रेटिकली कॉमा 5, 6 मतलब कि यहाँ पर क्वाड्रेटिकली में पोजीशन क्या दी आपने, 5th पोजीशन। तो 5th पोजीशन पे क्या है देखते हैं, Q1UADR। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब R से चालू हो रहा है, ठीक है। तो R से चालू होते हुए 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो A तक, RATICA, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम इस तरीके से सब स्ट्रिंग्स भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, सब स्ट्रिंग लगाओ या मिड फंक्शन लगाओ, बात एक ही है, दोनों एक ही काम करते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, या तो सब स्ट्रिंग लगाओ या तो मिड फंक्शन लगाओ। नेक्स्ट है न्यूमेरिक फंक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है न्यूमेरिक फंक्शंस क्या करते होंगे, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर अप्लाई होने वाले कुछ फंक्शंस होंगे। सबसे पहला फंक्शन जो हमको बताया हुआ है वो है मॉड फंक्शन या मॉड्यूलस, जिसको हम ये साइन भी बोलते हैं। ये साइन किसका होता है, ये साइन रिमाइंडर निकालने का होता है। तो ये मॉड फंक्शन रिमाइंडर निकालता है। चलो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सिलेक्ट मॉड फंक्शन 11, 4, तो 4 से डिवाइड किया 11 को, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, तो आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है। अगला है पावर फंक्शन, इसको बोलते हैं POW। पावर फंक्शन मतलब क्या, पावर जनरेट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा पावर फंक्शन और ब्रैकेट में लिखा 3, 2, तो 3 की पावर 2, तो 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आ जाएगा 9। ये होता है पावर फंक्शन। तीसरा होता है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन नाम से पता चल रहा है राउंडिंग ऑफ कर देगा, किसी भी नंबर की राउंडिंग ऑफ करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपने दिया है 15.193, तो 15.193 को 1 डिजिट तक राउंड करना है। तो 15.193 को जब 1 डिजिट तक राउंड करना है, तो ये 15.19 मतलब 1 डिजिट आगे तक देखेगा, और 19 किस में कन्वर्ट हो सकता है, 2 में, तो 15.2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 15.2 आपका राउंड करने पर आंसर आ गया। और जब माइनस में जाते हैं, तो माइनस में जब भी आप जाओगे तो नियरेस्ट टेंस पे जाना है हमको। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम जाते हैं माइनस में तो नियरेस्ट टेंस पे जाना है। तो जैसे कि -1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, समझो यहाँ पर -1 लिखा हुआ है। तो -1 जब लिखा हुआ है तो ये 0 तक तो यहाँ कुछ नहीं है। -1 मतलब हम इस डिजिट की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसको 15 को राउंड करेंगे तो ये -1 मतलब कि नियरेस्ट टेंस पे जाएगा, और नियरेस्ट टेंस पे 15 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा, तो 20 होगा, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट 20 आया हुआ है। अगला है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन साइन बताता है। -15 यहाँ पर जैसे आपने इनपुट दिया तो -15 का साइन दे दिया -1। 0 इनपुट देते तो आंसर आता 0, और सिर्फ 15 इनपुट देते तो आंसर आता 1। तो ये 3 ही आंसर्स जनरेट करता है, जो होते हैं ये। ठीक, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो -1 जनरेट करेगा, 0 है तो 0 जनरेट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 जनरेट करेगा। तो इस तरीके से राउंड फंक्शन वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर 15 पास किया तो आंसर आ गया 1। SQRT फंक्शन नाम से पता चल रहा है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता होगा। तो SQRT ऑफ 26, तो उसने स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर। अगला होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है, तो ये सिंपली आप जितनी डिजिट्स बोलोगे, जितने के बाद बोलोगे, ये उसको ट्रंकेट कर देगा, मतलब प्रोग्राम को वहाँ पर एंड कर देगा। जैसे कि 15.79 को 1 डिजिट ट्रंकेट कर दो तो आंसर आ जाएगा 15.7। सिंपल, ये कुछ लॉजिक नहीं लगाता है, सिंपली 1 डिजिट ट्रंकेट करना है तो 15.7 आउटपुट आ जाएगा। कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। 15.79 को टेंस प्लेस पर करना है, तो देखो यहाँ पर 15.79 है, और 15.79 को यहाँ पर जब हम ट्रंकेट करेंगे तो राउंड फंक्शन क्या करता है, पॉजिटिव साइड में जाकर नियरेस्ट टेंस पर जाता है,
ट्रंकेट क्या करता है, नेगेटिव साइड पर जाकर नियरेस्ट टेंस पर जाता है। तो यहाँ पर जब राउंड फंक्शन लगा होता और इसको -1 करते तो वो आगे की तरफ जाता और 20 आंसर देता, बट यहाँ पर ट्रंकेट लगा हुआ है तो वो टेंस की तरफ जाएगा बट वापस की तरफ, तो आंसर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आएगा आंसर 10। यहाँ पर हम लोग पढ़ भी सकते हैं, प्लीज नोट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन जस्ट ट्रंकेट्स द डिजिट्स विदाउट राउंडिंग देन ऑफ। ठीक, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। अगला जो है वो है डेट और टाइम फंक्शन। तो डेट और टाइम फंक्शन में सबसे पहला है कर डेट या करंट डेट या करंट अंडरस्कोर डेट फंक्शन। ये क्या करता है, तो करंट डेट जनरेट कर देता है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर डेट फंक्शन लगाया तो जो भी आज की डेट है वो जनरेट करके दे देगा। आज की डेट में 10 जोड़ना है तो आप 10 जोड़ सकते हो, जैसे कि अभी ऊपर थी 3/4/2020। यहाँ पर जब आपने उसकी वैल्यू को 10 जोड़ दिया तो वो 3 से 13/4/2020 हो गई। ठीक, डेट फंक्शन होता है वो डेट का आउटपुट जनरेट करके देता है। तो जैसे ही आप डेट फंक्शन लगाते हो तो ये उसका डिफ़ॉल्ट आउटपुट है जो ये जनरेट करके देगा। जैसे कि ये इतनी बड़ी आपने वैल्यू दी तो इसमें से इसने डेट जनरेट कर ली, एक्सट्रैक्ट कर ली कि डेट क्या है, और वो डेट आपको जनरेट करके दे दी। मंथ फंक्शन क्या करेगा, तो मंथ एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो कोई भी आप वैल्यू दे दो, बट ये याद रखना वैल्यू किस फॉर्मेट में होती है, तो वैल्यू होती है इस फॉर्मेट में, डी डी वाई 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 एम एम डी डी, ये होता है उसका सिंटेक्स, वाई 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 एम एम डी डी। तो ये जो है ये 3 फरवरी 2009 लिखा हुआ है, इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही आप इस पे मंथ फंक्शन लगाओगे और डेट लिखोगे तो वो आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, जो कि यहाँ पर आया है 2, है ना। तो इस तरीके से ये डेट फंक्शन इस्तेमाल में आते हैं। उसके बाद दिया हुआ है मंथ नेम फंक्शन। तो यहाँ पर 5वां महीना कौन सा है, तो वो है मई। तो आपको यहाँ पर मंथ नेम फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो मंथ नेम फंक्शन अप्लाई करने पर यहाँ पर उस मंथ का नाम भी वो जनरेट कर देता है। डे फंक्शन, तो वो डे एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जैसे कि ये मैंने एक आउटपुट इनपुट दिया है 13/4/2020, तो उसने डेट एक्सट्रैक्ट कर लिया 13, है ना। और एक होता है ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन क्या करेगा, तो ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा। वैसे ही डे नेम फंक्शन होता है जो डे का नाम बताता है, ठीक है। जैसे अभी डे फंक्शन लगाया था आपने, वहाँ पर अगर डे नेम फंक्शन लगा दोगे और इस तरीके से वैल्यू दोगे तो 3/2/2009 को कौन सा डे है तो वो जनरेट हो जाएगा, जैसे दैट इज़ ट्यूसडे। डे ऑफ मंथ, तो डे ऑफ मंथ फंक्शन क्या करेगा कि वो आपको यहाँ पर कौन सा डे है, वो उस मंथ का कौन सा डे है वो आंसर जनरेट करके देगा। जैसे कि 3 फरवरी 2009, 3 फरवरी 2009 तो मंथ का तीसरा दिन है ना, तो वो 3 आंसर इसने जनरेट कर दिया। डे ऑफ वीक, वीक का कौन सा दिन है तो वो आंसर अगर आपको जनरेट करना हो तो देखो यहाँ पर जैसे कि इनपुट दिया 13/2/2009, तो ये वीक का 6वां दिन है ना। फर्स्ट वीक 7 तारीख को ख़त्म हो गया, सेकेंड वीक 8 तारीख से चालू हुआ, 14 को सेकेंड वीक ख़त्म होता, तो सेकेंड वीक ख़त्म होता तो 7th डे होता। तो यहाँ पर सेकेंड वीक ख़त्म होने के एक दिन पहले मतलब 6th डे, तो यहाँ पर 6 जनरेट कर दिया। डे ऑफ ईयर, ये क्या करेगा तो इस साल का वो कौन सा दिन है वो बताएगा। जैसे कि ये 13/2/2009, तो ये 44th डे ऑफ एन ईयर है। ठीक, नाउ फंक्शन, नाउ फंक्शन क्या करता है, तो नाउ फंक्शन अभी की डेट और टाइम जनरेट करता है। तो जो भी यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से डेट और टाइम जनरेट करने के काम आता है। सिस डेट, आपके कंप्यूटर में अभी क्या डेट लिखी हुई आ रही है, तो सिस डेट फंक्शन वो डेट अप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ पर एक और फंक्शन के बारे में बताया जो होता है स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन से हम हमारे कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे रख सकते हैं। जैसे कि देखो सिलेक्ट नाउ फंक्शन और स्लीप फॉर 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्लीप फॉर 2 सेकेंड्स और उसके बाद नाउ फंक्शन। जैसे ही हम यहाँ पर इस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं तो यहाँ पर वो 2 सेकेंड का पॉज लेता है और उसके बाद हमको आंसर जनरेट करके देता है। जैसे कि ये देखो, अच्छा नाउ फंक्शन लगाया था तो नाउ फंक्शन पे नहीं हुआ, और जब सिस डेट फंक्शन लगाया तो सिस डेट पे यहाँ पर ये आंसर में चेंजेस आए हुए हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोटिस दैट इन फर्स्ट क्वेरी ऑफ नाउ फंक्शन गिव्स द सेम वैल्यू इवन आफ्टर 2 seconds ऑफ स्लीप, बट सिस डेट वैल्यूज हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 seconds बिकॉज ऑफ स्लीप। तो यहाँ पर नाउ फंक्शन डिफरेंस नहीं बता पाता है, नाउ फंक्शन सेम ही रखेगा, वो स्लीप काउंट नहीं कर पाता, जबकि सिस डेट काउंट कर लेता है। ठीक,
देखो इसको पढ़ लेता ना, आफ्टर रीचिंग डिलेज टू द सी फंक्शन, नाउ फंक्शन रिटर्न्स द बिगिन टाइम ऑफ द स्टेटमेंट वेयर एज द स्टेट रिटर्न्स द एग्जीक्यूशन टाइम। अच्छा, नाउ फंक्शन क्या करता है, फंक्शन रन होते समय जो भी आपका टाइम था, है ना, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द फंक्शन जो भी आपका टाइम था वही टाइम पूरे प्रोग्राम में सेम रखता है। और सिस डेट क्या करता है, जो हम जो जनरेट कर रहे हैं, जैसे जैसे चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस भी वहाँ पर वो शो करता है। तो कोई अगर पूछे कि नाउ फंक्शन और सिस डेट फंक्शन में क्या अंतर है, तो नाउ फंक्शन क्या करता है, जैसे ही जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो उस मोमेंट पे जो हमारा टाइम होता है उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है और वो शो करता है। सिस डेट क्या करता है, तो हमारे सिस्टम में जो टाइम है ये उसको शो करता है। इसका डिफरेंस कैसे बता सकते हैं, तो स्लीप फंक्शन लगाकर हम चेक कर सकते हैं। अगर हम नाउ फंक्शन लगाकर स्लीप करेंगे 2 सेकंड के लिए और फिर नाउ फंक्शन लगाएंगे तो वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, मतलब जब प्रोग्राम बिगिन हुआ था तभी की वैल्यू को ये हर बार लेगा। और अगर हम सिस डेट फंक्शन लगाएंगे तो सिस डेट फंक्शन क्या करेगा, जो हमारे सिस्टम की डेट है 2 सेकंड का स्लीप लिया है तो 2 सेकंड के स्लीप के बाद जो मिली सेकंड हमारा बचा वो वहाँ पर उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ये 15 है, यहाँ पे ये 17 है, तो 2 माइक्रो सेकंड का पॉज था तो वो यहाँ पर हमको डिस्प्ले हो गया। ऑलराइट, तो यही था इस चैप्टर में, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो दिस इज़ इट स्टूडेंट्स, वी आर डन विद दिस चैप्टर। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लें और एक बार समझ लें, काफ़ी जल्दी जल्दी हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट्स हों इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा। ऑलराइट, ये पीडीएफ मैं आपको क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, तो ये पीडीएफ में से आप लोग पढ़ पाएंगे। ऑलराइट, ये लास्ट ईयर के चैप्टर है, देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट, तो एक बार देखें और समझें इसको। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।